ईरान को अब जल्द फैसला करना होगा वरना उनके पास कुछ नहीं बचेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा ईरान के लिए वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। ईरान को फौरी तौर पर हरकत में आना होगा वरना उनके लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। ईरान के लिए अच्छा है वो जल्दी कोई कदम उठा ले। ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि ईरान को जल्दी करना होगी। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ईरान की जानिब से तनाज़े के खात्मे के लिए पेश किए गए ताज़ा मंसूबों पर अमेरिका ने अपने जवाब में कोई ठोस रियायत नहीं दी। तर्जुमान ईरानी मुसल्लह अफवाज का अमेरिकी जारियत पर शदीद रद्दमल, कहा अमेरिका ने दोबारा कोई हिमाकत की तो मजीद तबाहकुन हमले होंगे। अमेरिकी मफादात और फौज को गैर मुतवक्के नताइज का सामना करना पड़ सकता है। बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमला, बिजली पैदा करने वाले जनरेटर में आग भड़क उठी। इमराती हुक्काम के मुताबिक आग पर फौरी काबू पा लिया गया, कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान की अमरीका और ईरान तनाज़े में सालिसी की कोशिशें जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते में अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात 90 मिनट जारी रही। सदारती महल में होने वाली मुलाकात में ईरानी वज़राए खारजा और दाखिला भी शरीक रहे। अनमोल उर्फ पिंकी की जान को खतरा, मुलजिमा की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। बगदादी थाने के लॉकअप और अतराफ में 24 घंटे सख्त निगरानी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पिंकी से मुनशियात खरीदने वालों के नाम जानता हूं, नाम लेना नहीं चाहता। मुनशियात के नेटवर्क को खत्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत स्कूल्स में बच्चों के मुनशियात के टेस्ट कराएगी। टेस्ट की रिपोर्ट ना स्कूल को मिलेगी ना बच्चों को, सिर्फ वालिदैन को बताया जाएगा कि बच्चा नशा करता है। बांग्लादेश में कौमी टीम की मायूसकुन कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। सिलहेट टेस्ट में भी कौमी टीम बांग्लादेश की पहली इनिंग्स के स्कोर तक ना पहुंच सकी। पूरी टीम 232 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स में 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 156 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम 68 रन स्कोर करके नुमाया रहे। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा, आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। सबसे पहले उम्मत मुस्लिमा को बहुत बहुत मुबारकबाद हो क्योंकि जिलहज का चांद नजर आ गया और हज का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। जिलहज का आगाज सिर्फ एक इस्लामी महीने की शुरुआत नहीं है बल्कि जाहिर है कि इसार, कुर्बानी, इबादत और उम्मत मुस्लिमा के रूहानी जज्बे की भी तजदीद है। मुल्क में ईद उल अज़हा 27 मई बरोज़ बुध मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जाएगी। तो एक बार फिर तमाम ही मनाने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ ही जिलहज का चांद नज़र आने के साथ ही वैसे तो तैयारियां पहले ही शुरू हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट होती है तो वो जो एक एक्साइटमेंट होती है कि जनाब 10 दिन बाद ये फेस्टिविटी होने जा रही है, तो मवेशी मंडियों की रौनकें जो हैं वो भी बढ़ गई हैं। और कल इतवार की छुट्टी की वजह से खरीदारों ने मवेशी मंडियों का रुख भी किया और मंडी में काफ़ी रश भी नज़र आया है। अब क्या रेट्स रहे, भाव ताव के बाद कौन कामयाब रहा और कौन अभी भी इस फिक्र में है। सादिया, देयर इज़ ये कल्चर है कि सुबह जाते हैं, रात भर वहाँ रहते हैं, सुबह दोबारा लौट के आते हैं और कहते हैं पूरी रात लग गई उस्ताद, फिर इतना अच्छा जानवर मिला है। तो आप लोगों की तैयारियां इस वक्त जारी हैं, हमें पता है, तैयारियां जारी रखें और बेस्ट ऑफ लक कि आपको अच्छे से अच्छा जानवर मिले। इस पे भी बात करेंगे, कुछ तस्करा हो जाए क्रिकेट का। बिल्कुल जी। सिलहट में पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट शुरू हो चुका है। शुरू क्या हो चुका है, बड़ा ही तो खत्म होने जा रहा है। दोनों टीमें मैदान में उतरी और बांग्लादेश को अब तक वाज़े बढ़तरी हासिल है। पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद दूसरे मार्के के लिए ऑब्वियसली पाकिस्तान को गैर अप करना था, लेकिन पाकिस्तानी टीम बहुत ज़्यादा प्रेशर में नजर आई। पहली इनिंग्स में 232 रन पर पूरी टीम आउट हो गई। अब 3 विकेटें गिर चुकी है बांग्लादेश की। आज के दिन का खेल स्टार्ट होने जा रहा है और देखते हैं कि क्या पाकिस्तानी टीम जो है वो सबको आउट कर पाती है और फिर क्या लीड पर वो दोबारा से खेल का आगाज हो चुका है और बांग्लादेश ने ओवरनाइट अपनी लीड जो कि 156 थी उसमें 2 रन का इजाफा कर दिया है। नाउ बांग्लादेश लीड बाई 158 रन। तो देखते हैं कि आगे चल के ये मैच क्या सूरत इख्तियार करता है। अभी बढ़ते हैं अपनी टॉप जानिब और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर ईरान को धमकी दे दी है और धमकियों का यह सिलसिला जारी और सारी है। इस बार उन्होंने ये कहा है कि ईरान ने फौरी इक़दामात नहीं किए तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। भाई एक जानिब तो ट्रंप जो है
वो ईरान को खुली धमकियां दे रहे हैं। इसमें खित्ते में दबाव बढ़ रहा है। दूसरी जानिब ईरान भी सख्त शराइत के बगैर पसपाई को तैयार नजर नहीं आता है। बिल्कुल, जोहरी प्रोग्राम की पाबंदियां आबनाए हुर्मुज़ और इलाकाई इत्तेहाद में सिर्फ सफारती मामलात नहीं रह गए हैं, बल्कि आलमी तौर पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका डिस्कशन होना बाकी है, और जिसमें फिर तवानाई सप्लाई आ जाती है सलामती के लिए। ये मामलात सारे जो हैं ये एक बड़ा ख़तरा बनते चले जा रहे हैं। दोनों जानिब से 5-5 नकात सामने आए थे और 5-5 नकात के ऊपर ऑब्वियसली कोई इत्तेफाक नहीं हो चुका। अब क्या आगे स्ट्रैटेजी रहेगी, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे आज के मेहमान होंगे, हम बात करेंगे कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे कि अब क्या समझ में आ रहा है, कितना और टाइम लग सकता है सिचुएशन को अंडर कंट्रोल होने में। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ऑब्वियसली हम सब चाह रहे थे कि शायद जब चाइना पहुंचेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, और वहां पर कुछ ब्रेक थ्रू ज़रूर आएगा, लेकिन ओवर द वीकेंड चीज़ें मज़ीद ऐसे लगा कि जैसे ख़राब होने की तरफ जा रही हैं बजाय इसके कि वो बेहतरी की तरफ जाते। एक्सपेक्टेशंस ये थी कि शायद कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिस पर अग्री कर जाएंगी दोनों पार्टीज, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब पाकिस्तान में मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ तो उसके बाद भी ये लगता था कि ये मुज़ाकरात टूट गए या आगे एक लिहाज से ना चल सकें, और आपने देखा कि सिचुएशन को एक और बुरे तरीके से ख़राब होते हुए। बट अगेन आप समझते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप ने बीच में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और ख़राब होते हुए हालात को, जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा और आगे लेके जाने की कोशिश की। एंड सो फार पाकिस्तान इज सक्सेसफुल कि चीज़ें इतनी उस तरह ख़राब नहीं हुई हैं जिस तरह के ओवरऑल जो हॉकर्स बैठे हुए थे इजराइल के अंदर और इवन मिडिल ईस्ट के अंदर, वो चाहते थे कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। वो एक लिहाज से ना हो सकी, बट स्टिल आई एम होपफुल कि जी ये किसी सूरत के अंदर भी, चाहे अगर थोड़ा सा इसको टाइम और आगे चला भी जाता है, द सोल्यूशन इज ओनली कि ये जाएंगे आपस में डिस्कशन के अंदर, और डिस्कशन के मुज़ाकरे के बाद ही किसी सोल्यूशन पे पहुंचेंगे। बिकॉज आप देखें ना, इस वक्त अगर आप ओवरऑल मतलब साउथ एशिया की सिचुएशन को देखें तो वो तो बहुत ही दुगरगू है। वहाँ पे आप चाहे एनर्जी की बात करते हैं, पेट्रोलियम की बात करते हैं, सिचुएशन तो बिल्कुल भी एक लिहाज से ठीक नहीं है। वाई? बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मस की आप बात करें, और स्टेट ऑफ हॉर्मस के अंदर तो सच अ कंट्रोल्ड मूव के नेचुरली किसी तरह उस तरह आप कह सकते हैं कि तजारत किसी तरीके से या ओवरऑल शिपमेंट नहीं हो रही। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इसमें थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा, बट एट द सेम टाइम आई वुड से अगर वेस्टर्न वर्ल्ड को और इवन उसको छोड़ के भी अगर अमेरिका को या इसराइल को ये लगता है कि नहीं, वो थोड़ी सख्ती करके बयानात दे के, क्योंकि कल रात का भी बयान था कि जी ईरान इज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम डोनाल्ड ट्रंप का, और उसको फैसला लेने और फैसला नहीं करते जंगबंदी का या ओवरऑल हमारी टर्म्स पर नहीं आते, तो सिचुएशन इज गोइंग टू गो आउट ऑफ कंट्रोल। ये इस तरह की चीज़ें तो नेचुरली होती रहती हैं। लेकिन बैक डोर पे जो आप कह सकते हैं कि मुज़ाकरात चल रहे हैं दोनों ममालिक के, पाकिस्तान की तरफ से, मैं समझता हूँ कि वो बेहतरी की तरफ तो अगर नहीं है तो उस खराबी की तरफ भी नहीं है कि जिस तरीके के जिस सिचुएशन के अंदर एक लिहाज से जंग बंदी हुई अच्छा, थी। इसमें कर्नल साहब एक चीज़ ये कि पाकिस्तान अपनी अभी भी कोशिशें जो लोग हैं कि अब भाई अब ये सारे मामला ख़त्म हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। मोहसिन नकवी का ईरान में मौजूद होना, दिस इज़ वन थिंग। दूसरी चीज़, अराक़ची साहब ने पाकिस्तान के हवाले से बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया एज अ मीडिएटर। उन्होंने जो है वो बड़ा उसकी सताइश भी की और कहा है कि अभी भी रोल बाकी पाकिस्तान का। मार्को रूबियो का अभी करंट बयान भी सामने आया है और उसमें भी उन्होंने सीधा कहा है कि ऑपरेशन फ्रीडम जो है वो पाकिस्तान के कहने पर हमने रोका है। सो पाकिस्तान इज स्टिल डूइंग इट्स बिट टू कंट्रोल द थिंग्स। हाँ बिल्कुल, आप सही बात कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आप देखें ना, अगर इसराइल और इसराइल के अगर जो एक दो ममालिक हैं जो कि इसराइल के साथ बड़ा ओके गहरे तरीके से उनके साथ चल रहे हैं, प्रॉब्लली ऐसा लगता है कि उनको सूट नहीं करता कि किसी सूरत के अंदर भी अमेरिका या ईरान के अंदर कोई कोई बेहतरी की सूरत नजर आए, कोई अमन का मुआहदा जो दूर रस हो, उसके नताज हों, वो उसके ऊपर एक लिहाज से आ जाएं। एक तो ये मैं ज़रूर आपसे कहूँगा, इवन फॉर दैट मैटर अमेरिका के अंदर भी कुछ इस तरह के हॉकिश एलिमेंट्स हैं, या जिनको ये गलतफहमी है, ये जो भी कह लें कि नहीं जी नहीं, ये इस वॉर को चलना चाहिए और हमें किसी सूरत के अंदर भी इसराइल का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
इसराइल के साथ होना चाहिए और ईरान को सबक सिखाना चाहिए। विद फर्दर आप कह सकते हैं कि बम्बार्डमेंट उनके ऊपर करते हैं, बट मेरा ख्याल है कि ये कुछ चीज़ें वेरी क्लियर। हम्म। ईरान की अपनी एक हिस्ट्री है, और अगर कोई ये कहता है कि नहीं ईरान का बाजू मरोड़ के आप ये कहें कि जी नहीं किसी सूरत के अंदर भी ईरान जो है इट विल कम टू द टर्म्स ऑफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प या इसराइल को, सर्टनली इट इज नॉट पॉसिबल इट, और ईरान कभी इसके अंदर नहीं जाएगा। और ये बात इसराइल को भी पता है और फिर अमेरिका को एक लिहाज से इल्म है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अब ये नर्व्स की बैटल है कि कितना टाइम इन सारी चीज़ों को लगता है। आपने जो तज़किरा किया पाकिस्तान का, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर का वहाँ पर मौजूद हैं और पाकिस्तान की ओवरऑल मीडिएशन का, तो इसमें मैं समझता हूँ कि जब ईरान की लीडरशिप और फिर अमेरिका की लीडरशिप, स्पेशली अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, अगर इन दोनों ममालिक की लीडरशिप का मुकम्मल एतमाद है पाकिस्तान के मीडिएशन के रोल के ऊपर, और द वे डोनाल्ड ट्रंप और इवन अगारची जैसे हैं जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो जब भी बात करते हैं पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट होने की बात करते हैं, एंड दे से जी कि यस इस सारी चीज़ के अंदर पाकिस्तान का कलीदी किरदार है, इस जंग को बंद कराने के अंदर भी। ये तो भी देखना बहुत सारे ममालिक हैं उनकी लीडरशिप है, इवन इंडिया भी अब नरेंद्र हम्म। मोदी को भी अब मूव करते हुए देखते हैं कि किसी तरह उनकी कोई एक लिहाज से वैलिडेशन हो जाए या उनकी कोई कोई जगह एक लिहाज से बन जाए। बट आई बिलीव कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने बहुत दूर अंदेशी से काम लेते हुए, और जिसको कहते हैं एक्चुअली पाकिस्तान हैज बीन मूविंग ऑन अ वेरी वेरी टाइट रोप, या जहाँ पे आप किसी तरह की कोई गलती के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। या आप देखें ना पिछले दिनों जिस तरह की मुहिम चली थी कि जी वो चकलाला एयरबेस के ऊपर जो है वो तो ईरानियन जहाज जो थे वो खड़े थे, वाई जी। टू सेव देम फ्रॉम द वॉर और उसका। और मैं समझता हूँ कि इंस्टेंटली पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री, पाकिस्तान की लीडरशिप ने भी एक एक बात जो है वो सारी दुनिया के सामने क्लियर ओके। की। और आप ये देखें ना मुख्तलिफ तरह के बयान आपको अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के कुछ हल्के उनकी तरफ से सुनने में आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब देख रहे हैं पिछले दिनों का उसका नेतन्याहू का जो पिछले दिनों का इंटरव्यू था कि जी। जी पाकिस्तान अमेरिका और इसराइल के अंदर जो है वो ताल्लुकात खराब करने की कोशिश कर रहा है। जी। तो सोशल मीडिया कि जब हम एड्रेसेस को पीछे जाते हैं तो पता चलता है कि वो जो सोशल मीडिया पर जिस तरह की पोस्ट हुई है या जो मीडियम यूज हुआ है वो तो पाकिस्तान की किसी बेसमेंट के अंदर है। यू अंडरस्टैंड, नो दैट काइंड ऑफ फियर, ठीक है। और वो एक महसूस होता है इसराइल को कि जी जैसे पाकिस्तान पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो बीच में मौजूद है, पाकिस्तान तो अमन के लिए है, पाकिस्तान ने किसी मुल्क को थ्रेट तो नहीं किया। इट इज बेसिकली इसराइल जो कि ईरान के ऊपर विद द हेल्प ऑफ अमेरिका हमला आवर हुआ है। तो ये फैक्टर्स साथ साथ चलेंगे, बट स्टिल आई बिलीव कि जो पीस का प्रोसेस है जो कि पाकिस्तान की लीडरशिप ने शुरू किया है, इंशाल्लाह वो अपने मंतक़े के अंजाम तक पहुंचेगा। और ये नहीं हो सकता एब्सोल्युटली। कि ये इस तरह की सिचुएशन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक लिहाज से परसिस्ट करे। ओ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सीज़ फायर इसी वजह से हो पाया है, जब पाकिस्तान एज अ मीडिएटर इस पूरे रोल में, और फिर उसको कंटिन्यू करना, यानी किसी भी वक्त हम ये देख सकते थे कि बमबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता था, लेकिन ऑब्वियसली ये बैकडोर मीडिएशन होती रही, बैकडोर गुफ्तगू होती रही, उसी की वजह से बॉम्बिंग रुकी हुई है, सीज़ फायर कंटिन्यू चल रही है। बताइएगा सर, ये 400 किलोग्राम जो यूरेनियम का मामला बार बार बीच में आ जाता है, फिर बीच में ईरान का ये मुतालबा है कि आप हमारे एसेट्स सारे क्लियर करेंगे, खोलेंगे, हमारे एसेट्स जो हैं फ्री करेंगे। क्या लग रहा है ये कितना फेयर है अमेरिका की जानिब से? अब नए जो 5 मुतालबात आए हैं उसमें अमेरिका की ये बात क्लियरली सामने आ गई है कि IAEA के पास नहीं, उनका 4 किलोग्राम जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका के पास जाए। सो हाउ फेयर इज इट कि आप एक इंटरनेशनल बॉडी पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे, आप चाहते हैं यूरेनियम हमारे पास आ जाए, और फिर अगर यूरेनियम दे भी देता है ईरान तो आप कह रहे हैं हम आपके सिर्फ 25% एसेट से फ्री करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये 5 पॉइंट ऐसे हैं कि जैसे फर्ज करें कि कोई ओके वेनेजुएला जैसा मुल्क हो या क्यूबा के ऊपर एक लिहाज से अब अमेरिका की नज़र आपको आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप को उस तरफ फोकस भी बढ़ता जा रहा है। तो वो कहें जी ईरान भी इसी तरह के छोटे ममालिक की तरह है, वो जैसे अमेरिका चाहेगा जो उनके पॉइंट्स होंगे ईरान इज गोइंग टू एग्री। इट इज नॉट लाइक दैट ना, ऐसा हो सकता है। देखिए पहली बात तो ये है कि इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर ईरान कि वो ये कहे कि नहीं हम अपना जो 400 किलोग्राम का जो यूरेनियम है वो तो हम अमेरिका ट्रांसफर कर देंगे। नॉट एट ऑल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ईरानी लीडरशिप इज़ नेवर गोइंग टू एग्री टू दैट। मे बी वो चाहे IAEA के पास रखते हैं, मे बी वो चाइना की तरफ भेज देते हैं, कहीं भी कर देते हैं,
बट किसी सूरत के अंदर वो अमेरिका तो इसको नहीं भेजेंगे एक लिहाज से। वाई? बिकॉज इफ दे डू सो, तो अब ये तो ठीक है, वो जा रहे हैं जी कि ठीक है, हम जो एटमी हथियार है वो किसी सूरत में हम नहीं बनाएंगे, ये ईरान की पॉलिसी भी नहीं है। बट एट द सेम टाइम जब उनका बैकग्राउंड देखते हैं, उनकी हिस्ट्री जब आप देखते हैं, तो यू फील कि इस चीज़ को तो किसी तरह भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर आप देखिए ना कि आपने उनके दहाइयों से जिस तरह उनके एसेट्स को एक लिहाज से कन्फिस्केट किया हुआ है, कितने जी कि लेस देन क्वार्टर वो रिलीज करेंगे इसके ऊपर, के ऊपर जो पाबंदियां हैं वो भी उस तरीके से खुल के अमेरिका उसका इजहार नहीं करता कि किस तरीके से एक लिहाज से वो उनको ईज आउट करेंगे। ठीक है। ये बुनियादी बातें हैं। उन 5 पॉइंट के अगेंस्ट जो आपने बात की, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। अमेरिका की तरफ से उन 5 पॉइंट्स का जो आप समझते हैं कि जो जवाब है, वो अगले चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे कि थ्रू पाकिस्तान इज गोइंग टू गो टू अमेरिका। ऑल और राइट। उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, और वो किसी सूरत के अंदर भी उन 5 पॉइंट्स की टर्म्स को ईरान ऐसे तस्लीम नहीं करेगा। फिर एक सबसे ज़रूरी पॉइंट मेरा ख्याल है हम इसको डिस्कस करना चाहिए। ईरान की से क्या चीज़ है ये उनका मुतालबा, कि ये जो आपने जंग मुसल्लत की है अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के ऊपर, इट इज़ एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर। ये हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर बेसिकली इसका जो है वो है। और ये ऐसा नहीं है कि हर आए दिन या हर साल के अंदर इस तरीके का सिलसिला शुरू करें। एंड वी आर इंटरेस्टेड, ईरान सेज, कि जी अब ये जो जंगबंदी का मुआहदा होना चाहिए, इट शुड बी वंस फॉर ऑल। इट इज़ नॉट कि जी आप फिर आप चढ़ाई कर दौड़ें। और ये राइट। चीज़ वो है सर्टी जो आप कहते हैं कि आप इसराइल की दुम पर पैर रख देता है ईरान अगर ऐसी बात करता है। बट डेफिनेटली आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो 28 फरवरी की सुबह ही सुबह जो कुछ उन्होंने जिस तरह ईरान के ऊपर अटैक किया, अमेरिका और इसराइल ने उनकी लीडरशिप को उन्होंने एक लिहाज से डिस्ट्रॉय किया टोटली। और ऐसा लगता था कि सिचुएशन तो बिल्कुल अजीब सी होगी और अगले 1-2 दिनों के अंदर ईरान सरेंडर कर जाएगा। बट ये जंग 39 दिन चली, और फिर जिस तरह ईरान ने रिटेलिएट किया, जिस तरह की जंगी हिकमतें एब्सोल्युटली उन्होंने कर्नल साहब, इस्तेमाल की। दैट इज फॉर द वर्ल्ड टू सी। बिल्कुल ठीक है। कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, उस बड़े अहम मौजू कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। वेल, इसी के साथ हम एक मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद कि इंडिया जो गीदड़ भपकी दे रहा है पाकिस्तान को खित्ते से मिटाने की, उस पर क्या करारा जवाब दिया है, राइट आफ्टर दिस ब्रेक। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। और फिर हम बात कर रहे थे कि टी कितनी फैंटास्टिक है। Absolutely. बात यह है कि जिनका अपना जोग्राफिया टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है आजकल, वो दूसरे मुल्कों के जोग्राफिया और तारीख के बारे में डिसाइड करेंगे। भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज बयान पर पाक फौज ने दो टोक और सख्त रद्दअमल दिया है और वाज़ेह कहा है कि पाकिस्तान कोई कमज़ोर रियासत नहीं बल्कि जिम्मेदार और मजबूत एटमी ताकत है। पता तो आपको चली गया होगा अब तक। बिल्कुल, ISPR का ये कहना है कि किसी भी खुद मुख्तार मुल्क को मिटाने की धमकियां देना हिकमत अमली नहीं होती बल्कि जहनी दिवालियापन और जंगी जुनूनियत की अलामत है। पाक फौज ने खबरदार भी किया है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की जोग्राफियाई जारियत की कोशिश की गई तो इसके नताइज बाहमी हमागीर और दूर रस होंगे। और ये पहली बार नहीं होने जा रहा। और सबसे हैरान कुन बात फैसल ये भी होती है कि जो कुछ आप सेन वॉइसेस पहले सुना करते थे भारत की जानब से, जो कि बात करते थे कि जी पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है और यही रियलिटी है और आपको इस रियलिटी को मानना होगा, आजकल वो भी कभी पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के ऊपर, पाकिस्तान का पानी बंद करने के ऊपर, पाकिस्तान को ख़त्म करने की दुआएं करते नजर आ रहे होते। चलिए बात कर लेते हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग ब्रिगेडियर साहब, इट्स अ वंडरफुल टाइम विद यू हमेशा से, और एक बार फिर आप हमारे शो में हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, वही बात जो मैंने अपने इब्तदाई में कही, जिनका अपना जोग्राफिया आजकल उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है, वो किसी दूसरे मुल्क के हवाले से बात कर रहे हैं, सिंदूर की खिफ़त मिटाने के लिए 2.0 का ख्वाब देख रहे हैं, और जब उस ख्वाब की ताबीर इनसे पूछी जाती है तो बजाय अपनी नाकामी तस्लीम करने के वो इस तरह की बोंगियाँ मारते हैं। क्या फरमाएंगे आप जनरल उपिंदर द्विवेदी के इस ताज़ा मसखरिया बयान पे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए मेरा ख्याल में ये पागलपन है और ये मेरा ख्याल में एक सबक सिखा चुके थे, लेकिन स्टिल अगर इससे बात करते हैं, लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान कहते हैं इज ए कंट्री ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, एक ऐसा मुल्क है, एक कन्वेंशनल ताकत है जो एस्टेब्लिश किया है इस मार के हक और बियान मखसूस में, एक न्यूक्लियर पावर है, एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर भी है,
एक मीडिएटर भी है, सो इसकी एक रेलेवेंस है, दैट इज वन थिंग। और सेकंड ये है कि इंडिया ऑब्सेस्ड है पाकिस्तान के साथ। दैट्स वाई देखे यस। पाकिस्तान को आज तक ना इंडिया ने ना अफगानिस्तान ने एक्सेप्ट किया दिल से एज ए सॉवरेन स्टेट। सो देयरफॉर 1947 से आप देखते हैं हैचिंग कॉन्स्पिरेसीज किसी भी तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री, वो कहता है नो हेजेमोनिक जो आपकी होगी वो हम नहीं मानेंगे। सो देयरफॉर दैट्स वाई हमने इनको ऐसा मारा, दे विकेटेड द पोजीशन जो साउथ एशिया में थी, द सिक्योरिटी स्टेबलाइजर और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। अब पाकिस्तान वहां पे बन गया है। ये स्टेटमेंट जो चीफ साहब ने दी है, ये जी। देखे कि बेसिकली ये डेलिबरेट है, हम्म। एग्रेसिव है, हम्म। बेस्ड ऑन दियर फॉरेन पॉलिसी है कि हम्म। ये उन्होंने दिया। लेकिन इसको आप इस तनाजुर में भी देखिएगा कि चंद दिन पहले उनके जो सेक्रेटरी जनरल है आरएसएस के, राष्ट्रीय यस, स्वयंसेवक यस। संघ के, जकरिया साहब ने कहा बातचीत होनी चाहिए। जी। उनके एक फॉर्मर आर्मी चीफ ने, जनरल मनोज कुमार नरवाने ने कहा भाई पीपल टू पीपल कांटेक्ट, रोटी कपड़ा मकान। हम्म। दौलत साहब जो फॉर्मर रॉ के चीफ है, उन्होंने कहा भाई डिप्लोमेटिकली इंडिया ने कुछ हासिल नहीं किया, एज वेल उसने कहा मिलिटरीली भी आपने कुछ हासिल नहीं किया, तो हमें बातचीत करनी चाहिए। सो वो प्रॉबली उसको ये काउंटर करने के लिए, ये जो हम्म। सर्विंग है वो हम्म। रिटायर्ड है, तो उन्होंने कहा आप एक बयान दे दें। और तो हम्म। ऐसा ये हुआ है। लेकिन देखें, obliterating a country with the fifth populous country in the world, या। conventional force and nuclear power, इसकी सोच है। तो दैट्स व्हाई आईएसपीआर ने कहा कि जो डिस्ट्रक्शन होगी इट विल बी म्यूचुअल एंड इट ऑब्वियसली। विल बी कॉम्प्रिहेंसिव। और हम हम्म। तो देखे, दैट्स व्हाई हम कहते हैं ना इनके साथ वही होना है जो इब्राहिम के लश्कर के साथ हुआ था, कि फाइनली आखिर में कुछ नहीं रहा था। तो हम्म। वी हैव दैट कैपेबिलिटी। सो इनको वाज़ेह तौर पे हमने बताया। और लेकिन रिसेंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड सीडीएफ ने जब एड्रेस किया है, सेरेमनी थी मार्के हक की, तो ही सेड कि जो हमारा रिस्पांस फ्यूचर में होगा, उन्होंने कहा इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट वन, लेकिन हम्म। उन्होंने कहा इट विल बी मैसिव। और इसके बाद उन्होंने कहा था इट विल बी लीथल और इट विल बी पेनफुल। और या। दैट्स व्हाई डीजीआईएसपीआर ने कहा था वी विल हिटिंग इंडिया राइट फ्रॉम, स्टार्ट करेंगे ईस्ट से, आसाम से लेके इस तरफ मारते हुए आएंगे। तो दैट इज आवर कैपेबिलिटी। मेरा ख्याल में दे आर अंडर एस्टिमेटिंग आवर पोटेंशियल कैपेबिलिटीज। लेकिन ये है कि पब्लिक के कंजम्पशन के लिए ये ऐसी बयानबाजी या रेट्रिक्स हैं। बट ओके। स्टिल हम ये कह सकते हैं कि ये ह्यूबरिस्टिक माइंड सेट है इनका, उससे ये राइट। अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन पाकिस्तान ने सबक सिखा दिया है। दैट्स वाई आप देखें ना कि वो जनरल केमिट ने एक आर्टिकल लिखा वाशिंगटन टाइम्स में, अमेरिकन जर्नल। उन्होंने कहा जब पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी, 6 टाइम बिगर देन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि फ्रॉम वाज स्टन्ड कि ये कैसे मुमकिन हुआ। जी। और उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्लिक्ट में दे शोकेस मिलिट्री डिसिप्लिन की बात की, और फोकस थी स्ट्रेटजी के ऊपर था, और एसिमेट्रिक कैपेबिलिटीज का जिस तरह इस्तेमाल किया, विच आर अटेनेबल, जो पाकिस्तान ने अचीव किए। सो पाकिस्तान ने ये करके दिखाया। सो मेरे ख्याल में इंडिया के लिए वाज़ेह मैसेज है। हम जहाँ पे 20 जहाज गिरा सकते थे, वहां पे हमने 8 जहाज गिराए हैं। सो हम्म। अभी तो हमने 5% की कैपेबिलिटी शो की है, तो मजीद भी हम इनको बता सकते हैं, और मेरे ख्याल में इनको सबक भी सिखा सकते हैं। राइट। एक चीज़ तो मेरे ख्याल में हम सबको क्लियर हो गई है कि ग्रेस इंडिया को समझ नहीं आता। अगर ग्रेस उन्हें समझ आता तो उन्हें खुद भी, ये आपकी जो बात है कि हम 20 तैयारे में गिरा सकते थे, नॉट जस्ट 8। बट आप क्या समझते हैं कि ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए बयान दिया गया है? जब आरएसएस से हम बातचीत की बात सुन रहे थे, और हमें ये भी पता है कि सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ से आता है, वहीं जी। से आता है। सो क्या ये अंदर फूट पड़ी हुई है और उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए ये बयान है, या फिर सदा से जो पॉलिसी चलती आई है फॉरेन पॉलिसी इंडिया की, ये वो फॉरेन पॉलिसी है जो एक दफ़ा फिर से बोल रही है? बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी है, और फॉरेन पॉलिसी भी चाणक्य कौटिल्य वाली फॉरेन पॉलिसी है, जिसने आज से 2300 साल पहले किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। दैट इज द बाइबल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जो उसको फॉलो करते हैं। उन्होंने उनके पॉलिसी में देयर इज अ मंडेला थ्योरी विच सेज कि आप अपने दुश्मन पे जो है साई वारफेयर करें, अपने एजेंट्स को इन्फिल्ट्रेट करें, उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें, डेवलप रिलेशन विद योर एनिमीज एनिमी। तो ये आजकल सारे वो चीजें कर रहे हैं, और ये रेट्रिक्स हैं। और देखिए, एक तरफ से ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं बड़े सॉफ्ट हैं,
वो बातचीत के लिए तैयार है, हम चाहते हैं। और एक तरफ ओके। से ये दिखाते हैं यूनिफॉर्म में बंदा है, तो ये भी कि हमारी पोटेंशियल्स है। लेकिन देखिए, बड़ा सिंपल है, पाकिस्तान की तरफ से ये जवाब है कि पाकिस्तान म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इक्वलिटी के साथ बात होगी तो बात करेगा, दैट इज वन थिंग। उसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। वी विल नॉट एक्सेप्ट द हेजमोनिक डिजाइन्स या उनकी हेजमनी हमारे ऊपर जो है। पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट कि साउथ यस। एशिया में वो कोई डिक्टेट करवाने की कोशिश और करेगा। ब्रिगेडियर साहब, और जस्ट मेरे पास सिर्फ 1 मिनट रिमेनिंग। जिनका अपना आसाम, जिनका अपना मणिपुर, जिनकी अपने जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं उनमें आग लगी हो, वो दूसरों को मिटाने के ख्वाब उन्हें नहीं देखने चाहिए। यहाँ बिल्कुल देखे ना, ये तो एक तरीका है ना कि जब आपने अटेंशन डाइवर्ट करवानी है इंटरनल मसलों से, तो आप इस तरह के बयान देते हैं ताकि लोग और अपोजिशन इस पे फोकस करें। मणिपुर तो देखिए, जिस ऑलमोस्ट आग लगी हुई है, जी। क्रिश्चियंस मारे जा रहे हैं, डेमोग्राफिक इम्बेलेंस क्रिएट किया जा रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस और जो लोकल मैती हिंदू उसके साथ मिलकर कुकीज को मार रहे हैं। और वहां पे सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ऑल 7 स्टेट्स, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस। इंडियन इलीगल जम्मू एंड बिल्कुल। कश्मीर आप देखें, खालिस्तान देखें, और एब्सोल्युटली, नॉर्थ ना और सिर्फ साउथ की ये बल्कि डिवाइड देखें। कश्मीर में भी आपने उसका स्टेटस चेंज करके जब आप कश्मीरियों को उनका हक नहीं दे सकते तो फिर क्या रह जाता है, आपका मुंह क्या बनता है कि आप पाकिस्तान को धमकियां देंगे। मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इट वाज वंडरफुल एंड वेरी इंसाइटफुल व्यू वन मोर टाइम ऑन द शो। यहाँ पर हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम एक दफ़ा फिर से ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बात करने जा रहे हैं अनमोल उर्फ पिंकी के मामले पर, जिस पर कई पेशरफ सामने आई हैं और इसमें अहम तरीन ये है कि वो अपने नेटवर्क के बारे में तो डिटेल्स दे ही रही हैं, साथ साथ उन्होंने बहुत सारे अपने कस्टमर्स के नाम भी ले लिए, जिसमें कई पॉलिटिशियंस हैं। इतलात आ रही है कि आज उन्हें सिटी कोर्ट पेश किया जाना था, लेकिन उनके सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए कुछ चेंज ऑफ एक्शन हुआ है। इस पर बात कर लेते हैं। खुरम गुलजार हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम, क्या थ्रेट्स वगैरह भी हैं इनको, और कौन कौन से नए नाम ले लिए इन्होंने? देखें, इनके इंतखाबात का सिलसिला तो जारी है। मजीद देखिए, जो ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट से की गई थी, जो कि प्रयास कम्युनिकेशन अब्दुल अफमानी रोड पर वाक़ है, वहाँ से चंद रोज पहले ईशान और सुहेल नामी 2 लड़कों को हिरासत में लिया गया था, जिनके बारे में अब भी मजीद इंतखाबात सामने आए हैं कि वो पिंकी के अकाउंट रन करने के साथ साथ जो 6 मजीद कोई बैंक अकाउंट हैं वो भी रन कर रहे थे पिंकी के। इसमें सुहेल के बारे में मजीद सामने आया कि वो बाकायदा तौर पे पिंकी का अकाउंटेंट था और ये क्लास कम्युनिकेशन से बैठ के तमाम जो नेटवर्क है उसको ऑपरेट किया जा रहा था। दोनों के बारे में पता कि शान और जो है वो आपस में भाई भी हैं। मजीद इसमें इंकशाफात हैं। 3 लाख की जो ट्रांजेक्शन है उसके बारे में पता चला है कि वो कुछ 6 के करीब तो गैर मुल्की हैं, उनके मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफर भी किए गए हैं। जैसे पिंकी का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड सामने आ गया है। पिंकी के जो सफल दस्तावेजात हैं उसके बारे में मजीद मालूमात हासिल की जा रही है कि कौन से ममालिक में पिंकी ने सफर अगर किया है तो किन ममालिक में ओके, सफर ठीक किया है, है। पिंकी ठीक का है खुरम, आप इस हवाले से हम अपडेट कर रहे थे, हम आपका अपडेट लेते रहेंगे। तो अब हुकूमत इस पर क्या कर रही है, अब तक क्या मामला हो चुके हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा तहसीन आबदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तहसीन साहबा, गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया। एक बहुत हाई प्रोफाइल ये केस है, लेकिन बहुत से लोग डर रहे हैं कि इससे पहले भी तो बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस हुए हैं। तो पहली चीज़, क्या गारंटी है कि ये केस उस तरह एंड अप नहीं होगा? दूसरी चीज़, शर्जील इनाम मेमन जो कि कई अरसे से इसके खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से बात कर रहे हैं और अच्छी बातें करनी भी चाहिए, उन्होंने ये कहा है कि मुझे बहुत सारे नाम पता है लेकिन मैं नहीं ले रहा। ये हमारे बच्चों का मामला, हमारे माशरे का है, क्यों नहीं ले रहे नाम वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड गुड मॉर्निंग फैसल एंड सादिया। देखिए, जिस तरह कार्रवाई की गई है इनके खातून के खिलाफ, तो ये इस बात का भी सबूत है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो कितनी सीरियस है इस इशू को लेके। और शजीर साहब ने जो बात की वो यकीनन लेट द टाइम कम, अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनको जिस तरह कोर्ट्स में पेश किया जा रहा है और उनसे जो लीड्स मिल रही हैं, हर चीज़ तो ज़ाहिर सी बात है मीडिया में नहीं शेयर हो रही है, जो लीड्स मिल रही हैं उससे डेली बेसिस पे जो है वो रेड्स की जा रही हैं और बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और डेली बेसिस पे जो है ये गिरफ्तारियां जारी हैं। तो यकीनन इनका पूरा एक, क्योंकि देखिए ये एक इंडिविजुअल अनमोल नहीं, पिंकी नहीं है, बल्कि पूरा एक नेटवर्क है इनका, जो ये पूरे पाकिस्तान में जो है इनकी सप्लाई चल रही थी। और इट्स बीन लॉन्ग कि जब से काम कर रही थी
और हमारे पास इंटेलिजेंस थी, 2-2.5 साल पहले से हम इनको ढूंढ रहे थे। तो खातून मूव कर गई थी पंजाब, लाहौर मूव कर गई थी। लेकिन तब भी जो हमारी कोलैबोरेशन हुई थी पंजाब पुलिस के साथ, उसी तरह फिर इनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में आई है। तो हम बड़े होपफुल हैं कि जी इनके थ्रू जो हम बड़े नेटवर्क पे हाथ डालना चाह रहे हैं, वो जल्द इंशाल्लाह हम मीडिया से शेयर करेंगे तमाम रिपोर्ट्स। जी राइट। एक तो जो फैसल ने अभी बात की शर्जील साहब वाली कि उन्होंने ये कहा कि मेरे पास बहुत सारे नाम हैं, नहीं ले सकता मैं। मेरा सवाल ये है कि क्या पुलिस को पता है कि ये नाम है? आई मीन पुलिस का एक्शन काफ़ी स्लो लगता है इस केस में। एक शख्स को पकड़ा गया है, यानी एक खातून को पकड़ा गया। बिसाइड्स मुझे बॉर्डर सिक्योरिटी यानी इंटरसिटी जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी आपसे सवाल करना है। कितना कन्वीनियंट है लाहौर से यहाँ तक एक ड्रग डीलर मूव अराउंड करता है, मुल्क से बाहर जाता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सादिया आपने, क्योंकि ड्रग्स जब ये देखिए ये सिर्फ सिंध का मसला नहीं है, ये जी। पूरे पाकिस्तान का मसला है और ये एक बड़ा इंटरनेशनल इशू भी है। अगर आपको पता हो कि ड्रग्स से कोई मुल्क भी जो है वो बचा हुआ नहीं है इस वक्त। तो नॉर्मली जो ड्रग्स आती है वो या तो पोर्ट से आती है, वो या बॉर्डर से आती है, या फिर वो जो बैन सूबाई जो हमारे रूट्स होते हैं वो इन रूट से आती हैं। ये जो बॉर्डर्स हैं, जो पोर्ट्स हैं, ये तो सब फेडरल की जिम्मेदारी होती है, उनके अंडर में आते हैं। तो मैं तो आपकी तरफ से फेडरल से भी रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी लीडरशिप ने भी रिक्वेस्ट की है। फरियाल ताकपुर साहिबा ने एक मीटिंग शेयर की थी 2 हफ्ते पहले, उसमें भी उन्होंने जो है वो फेडरल से कोलैबोरेशन की रिक्वेस्ट की थी। बिकॉज कि हम इंटर सिटी तो हम चलें जी, चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे, हम रेट्स भी कर रहे हैं, हम लोगों को भी पकड़ रहे हैं, हम जो है वो लीड्स भी मिल रही हैं। लेकिन जो ड्रग्स जो हमारे यहाँ आ रही है स्मगल होके, वो इन्हीं रूट से आ रही है। हमने अपने रूट्स, अगर आप सिंध की बात करें एज़ फार एज़ सिंध इज़ कंसर्न, तो अभी फरियाल ताकपुर साहिबा ने वो जो एकदम से उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी उसमें कि जी जो बॉर्डर्स पे चेकिंग है, जो बॉर्डर सिंध के जुरिसडिक्शन में आते हैं, तो वहाँ पे चेकिंग बढ़ा दी जाए। वहाँ पे स्नैप चेकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा उसका प्रोसेस एक्सपीडाइट कर दिया गया कि जिस तरह की चीज़ें शहर में ही नहीं आए। लेकिन अगेन ये एक बहुत बड़ा मसला है खातून की जैसे गिरफ्तारी है। तो मुझे लगता है ये कहना कि सिंध गवर्नमेंट स्लो है, स्लो बिल्कुल नहीं है। अगर स्लो होती तो इनकी गिरफ्तारी नहीं होती। फिर कुछ ऐसी मिसहैप्स हुए, आपने देखा अदालतों में जिस तरह वो आ रही थी, उस पे सबने आवाज भी उठाई, हमने भी देखा जब मीडिया के थ्रू, तो उन ऑफिसर्स के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। बहुत शुक्र। तो मुझे लगता है सिंध गवर्नमेंट बहुत सीरियस है। हमने कमेटी भी एक बनाई है क्योंकि हमारे तालीमी इदारों में ये ड्रग्स बहुत ज्यादा सप्लाई अच्छा, हो रही है। तहसीन साहबा एक जी चीज़ मैं आपसे ज़रूर जी पूछना चाहूँगा कि जी ये खातून बहुत मासूम हैं या शातिर हैं? क्योंकि अभी पेशी पे इन्होंने जो बात करने की कोशिश की तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, अरे देखो उस पर तो दबाव डाल के कोई नाम निकलवाने की कोशिश की जा रही है। तो इस पे आप क्या कहेंगी? देखिए वो तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब उनकी बातों को मुझे नहीं लगता कि हम उनकी बातों पे, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, कभी वो किसी पार्टी के लीडर की रिहाइश गाह का नाम ले रही हैं। आपने भी सुना होगा टीवी पे, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स के नाम ले रही हैं। फिर उनके जो रिकॉर्ड्स निकले हैं वो पता नहीं 800 पता नहीं कितने रिकॉर्ड्स निकले हैं। तो अब हर बंदा, तो अब मेरे मोबाइल में 10,000 लोगों के अगर नंबर सेव हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो 10,000 लोगों से मेरी बहुत कोई बिजनेस, मेरा कनेक्शन है या मेरी बात होती अच्छा होगी। तहसीन तो साहब, उनके बहुत सारे क्वेश्चन जी ये है कि जी वो जी सारी डिटेल्स जो कि इन्वेस्टिगेशन के सामने आनी चाहिए वो आती नहीं है, और इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें सामने आ जाती है। ये कैसे इस किस्म की कंट्रोवर्शियल बातें पुलिस लीक करती है, क्यों निकलने दी जाती है? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ऐसे बहुत सारे केसेस इससे पहले भी हो चुके हैं जिसके पीछे इन्फ्लुएंशियल नाम होते हैं, लेट्स से, और फिर और फिर या तो वो केसेस इतने लंबे कर दिए जाते हैं कि या तो लोग भूल जाते हैं, एविडेंस नहीं होते, और या फिर वो केसेस का कोई नतीजा नहीं निकलता। तो सिंध हुकूमत कितना मेक श्योर करेगी कि जो राइटली इसमें कसूरवार है, क्रिमिनल है, उसे पकड़ा जाए? अच्छा सादिया, मुझे थोड़ा प्लीज जवाब देने दीजिएगा इस बात का, क्योंकि ये बार बार मीडिया में मुझे ये क्वेश्चन बड़ा रेज किया जा रहा है। देखिए सिंध गवर्नमेंट का काम होता है कि गिरफ्तारी करना, उनके मुकदमात बनाना और प्रोसिक्यूशन को यकीनी बनाना। उसके बाद का काम जो है वो अदालतों का होता है। हम किसी को पकड़ते हैं क्योंकि अदालतें हमारे मुल्क में जो है वो आज़ाद है, एक आज़ाद इंस्टीट्यूशन है। हम किसी को पकड़ते हैं, हमारी जो जिम्मेदारी है कि जिस सिंध गवर्नमेंट जो है वो, सिंध पुलिस जो है वो मुकदमात भी बना देती है, प्रोसिक्यूशन भी करवा देती है। अगर आपने अरगमान की भी बात की, उससे पहले शाहरुख जतोई केस बहुत हाईलाइट हुआ था। तो यहाँ पे फैक्टर आता है कि जी क्रिमिनल जस्टिस होती है या अदालती फैसले होते हैं या फिर कॉम्प्रोमाइजेस हो जाते हैं। जितना हाई प्रोफाइल केसेस, फैसल भी ने भी 2 दफा हाई प्रोफाइल केसेस की बात की, मैं भी पूरी स्टडी कर रही थी कि वो एक निताशा वाला केस भी हुआ था, एक्सीडेंट में जो बाप और बेटी को उन्होंने कुचल दिया था, उसमें भी फैमिलीज में आपस में कॉम्प्रोमाइज हो गया था और अदालतों ने उनको बरी किया था। तो इसमें आप सिंध गवर्नमेंट को कसूरवार बिल्कुल भी नहीं ठहरा सकते, बिकॉज हमारा जो काम है, सिंध पुलिस का जो काम है, बहुत गिरफ्तारी शुक्रिया। करना। अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बना बात यह है कि क्या सिंध टेस्ट केस बनाकर और अगर कोई दबाव होता है उसके बावजूद कसूरवार को सजा दिलवा पाएगी या नहीं? दैट्स गोइंग टू बी अ क्वेश्चन दैट वी रियली वांट सिंध हुकूमत टू एड्रेस। यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का। स्टे
वेलकम बैक जनाब। बात कर लेते हैं क्रिकेट की, और एक और टेस्ट मैच पाकिस्तान के हाथ से दूर, बहुत दूर जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि तकरीबन 200 की लीड हो चुकी है बांग्लादेश की। हम बात करें सिलेट टेस्ट की, जहां 4-200 पे इस वक्त लीड हो चुकी है। वैसे 150 बांग्लादेश बना चुका है, 4 खिलाड़ी इसके आउट हुए हैं। और हम ज़रा हम डिसमिसल्स भी आपको दूसरे विंडो में दिखा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता सादिया कि हम सबको कहाँ जाना होता है, सारे बैट्समैन को। हम टेस्ट मैच खेलने आए हैं, क्या कर रहे हैं? आई मीन अपार्ट फ्रॉम बाबर आजम, आप देख लें कि कोई भी एक बैट्समैन दे एवरीवन कमिंग यह अब में दो ओपिनियन हैं जिसके बारे में जब हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद होंगे उनसे सवाल करेंगे। एक, कुछ लोग ये राय रखते हैं कि यार बाबर आजम के ऊपर तो आप इतनी तनकीद कर रहे थे, आप तो कह रहे थे पीएसएल के अलावा ये चलेगा नहीं, तो फिर 68 रन्स का जो मजमुआ है उन्होंने बनाया, इसके बारे में क्या राय है? दूसरी एक पार्टी है जो ये कहती है कि यार जब 68 बना लिए थे तो जब आप क्यों नहीं इसको 100 तक कन्वर्ट करने में कामयाब हुए, लाइक वी सॉ अ बांग्लादेशी प्लेयर डूइंग इट। सो ये दो राय है, इसके ऊपर जरूरी बात होगी। मैं इस पे तीसरी राय लाऊं? हाँ, व्हाट इज योर ओपिनियन? 116 पे 6 आउट बांग्लादेश पहली इनिंग्स में जी, वहां से 278 हमने करवाए, पहली चीज। दूसरी चीज होती गेम अवेयरनेस। सादिया, इस सारे मामले में, और क्योंकि आप सैयद मोहम्मद अवैस क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, तो चलिए तीसरी राय उन्हीं के पास लेके मैं जाता हूं। अवैस भाई अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अवैस भाई, 116 पे 6 होते हैं बांग्लादेश पहली इनिंग्स में, उसके बाद हम वो ब्लंडर करते हैं जो मुझे समझ में नहीं आता। बॉलर कह रहा है एज लगाए, कीपर कह रहा है एज नहीं है, और ऐसा एक नहीं गालिबन 2 इंस्टेंसेस पे हुआ है। सो इट्स नॉट अबाउट मोहम्मद रिजवान के क्रैम्प पड़ना, इट्स नॉट अबाउट मोहम्मद रिजवान की बैटिंग फॉर्म में ना होना, इट्स नॉट अबाउट कि मोहम्मद रिजवान स्टंप और गेंदे छोड़ रहे हैं। इट्स अबाउट द गेम अवेयरनेस एज वेल। आपने एक ऐसे प्लेयर के डिसमिसल्स जो हैं वो आउटराइट रिजेक्ट कर दिया, आगे उसने सेंचुरी कर दी, 278 करा दिए। सो पाकिस्तान इज एट इट्स लोएस्ट, not only at batting, bowling, fielding, but game awareness as well. Do you agree? देखिए, जो आपने भी बात की ना कि पाकिस्तान इस वक्त क्या सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है, वो यही है कि बोरिया बिस्तरा बंद करके तो हम जो रेड बॉल क्रिकेटर्स को शायद हमें अल्लाह हाफिज कर देना चाहिए। क्योंकि जब आप यंग अपने प्लेयर्स की बात करते हैं डोमेस्टिक में, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के लिए ख्वाब देखा होता है कि यार हमें टेस्ट क्रिकेटर का टैग बहुत बड़ा है, आज भी शायद पूरी दुनिया के अंदर टेस्ट क्रिकेटर से बड़ा कोई क्रिकेटर होता नहीं है, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ डिसिप्लिन, इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो आपकी बुरी सी बुरी सूरत हाल इस वक्त नजर आती है। बांग्लादेश के खिलाफ इससे पहले भी 6 मैचेस में से 5 तो आप हार चुके हुए थे। आई गेस अल्लाह ना करे कि ये भी मैच आपको ऑलमोस्ट लग ही रहा है कि इस वक्त शिकस्त वाला मामला ही आपको नजर आएगा यहाँ पर। आपने गेम अवेयरनेस की बात की, शान मसूद पे तनकीद आपको पता है बहुत ज्यादा हो रही है इस चीज पे, कप्तानी को लेकर के कब आपने चेंजेस करनी है, क्या कब आपने प्रोएक्टिवनेस अपना लेके आना है। जो आपने वो स्निक की बात की जो रिजवान ने लिया था, आपको पता है कि इस वक्त जो बेस्ट बंदा होता है जो खास करके स्निक को आइडेंटिफाई करता है वो विकेट कीपर ही होता है, और खास करके एलबीडब्ल्यू को भी। अंपायर तो अपनी जगह है, बॉलर अपनी जगह है, लेकिन क्योंकि वो बैक ऑफ द अपना स्टंप्स खड़ा होता है, उसको पता होता है फील्ड प्लेसमेंट क्या है, कहाँ पर बॉल स्निक हुआ है उसको, क्योंकि वो ज्यादा शार्प रहता है इन चीजों के अंदर। कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, दैट शोज के वो जो लैक ऑफ आप अवेयरनेस की बात करते हो कि आपके दिमाग पे इतना प्रेशर आ चुका हुआ है कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि हमने सेशन बाय सेशन कैसे जीतने हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। आप कल भी अगर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की बात करें, एक बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान एक सेटअप नजर आ रहा था। मैंने कहा शायद 200 के नीचे नीचे इनको आउट कर देंगे, या शायद 160 170 के नीचे आउट करेंगे जब स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स हुई थी। लेकिन जिस तरीके से फिर लिंटन दास ने 126 रन बनाए, एक अच्छी पार्टनरशिप उसने कायम की, दैट शोज के वो कितना बांग्लादेश ने अपनी टीम के ऊपर काम किया है। डीप इन द विकेट आप बात करें कि उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया। उसके अलावा बॉलर्स की भी बात करें आप, सिवाय मोहम्मद अब्बास के और खुरम शहजाद के, क्योंकि अब्बास की जितनी पेस है, जितना उसका एक्सपर्टीज है, उस हिसाब से तो वो जबरदस्त बॉलिंग करवा रहा है, इससे ज्यादा आप उससे ले नहीं सकते हो। खुरम शहजाद भी जितना उनके पास, मैं फिर कहता हूँ कि एक्सपोजर है लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट का, वो भी T20 PSL खेल के आ रहे हैं। लेकिन कल भी उन्होंने पहली इनिंग्स में 4 खिलाड़ियों को आउट किया, वो नजर आया कि खुरम शहजाद एक बॉलिंग लाइनअप के अंदर आपको नजर आते हैं। लेकिन जब आप थर्ड कमांड की बात करते हो, जिसमें टेर अवे क्विक का एक अल्फाज पाकिस्तान टीम के लिए एक आम होता था पहले, अगर आप पास में चले जाएं कि हमारे पास अगर इंटरव्यूट है तो हमारे पास 145 का बॉलर होता था। जी, वो जितना बड़ा डिक्लाइन इस वक्त आया, वो टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा आपका फ्लॉ है। मैं फिर उस चीज पे जोर दूंगा, बहुत अरसे पहले आपको याद हो एक फास्ट बॉलिंग का कैंप लगता था पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान के अंदर, वसीम अकरम करते थे जो भी करता था, उसमें आपको टॉल फास्ट बॉलर्स भी मिलते थे, उसमें प्रॉपर पेस बैटरी के बॉलर्स भी मिलते थे। वो किधर गए?
मैंने तो दफन नहीं किया ना, आपने दफन किया उनको। आपने खुद ही आपके सेटअप ने सारा दफन कर दिया ना उसको पकड़ के। इट्स हाई टाइम आपको इन चीजों पे काम करना पड़ना है, वरना आपका डिक्लाइन जो इस वक्त बांग्लादेश सीरीज के अंदर है, तो मुझे नहीं लग रहा कि आप 5 टेस्ट मैच जाके जीतने वाले इंग्लैंड के अंदर, जहां पर आप कंडीशंस उनको आप जब बात फेवरेबल करते हैं, आप जब है। बात करते हैं ओवरऑल एक टीम का जो एक लुक एंड फील है, जब आपने लिटन दास की बात की, लिटन दास के साथ तस्कीन चिपके रहे, लिटन दास के साथ जो है वो तैजुल इस्लाम चिपके रहे, उनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, सॉरी उनका जो बैट्समैन है, टेल एंड है, वो लिटन दास को सपोर्ट करते रही। दिस शोज के टीम में ग्रिट है, स्पिरिट है। आप पाकिस्तान के लोअर ऑर्डर देखें या फिर पाकिस्तान की टेल एंड देखें, हसन अली कोई बुरा टेल एंडर नहीं है, ठीक है, लेकिन आते के साथ ही जब आप मार धाड़ शुरू कर दें तो ये बताता है सर कि आपकी टीम में सब कुछ ठीक नहीं है, आपकी टीम में एतमाद की कमी है। अगर एक बंदा क्रीज पे मौजूद है, उसके साथ कोई खड़े रहने के लिए तैयार नहीं है। सलमान अली आगा जिस मौके पे जिस तरह का शॉट मार के आउट हुए हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये सिर्फ दाल काली नहीं, दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली का अब तो मतलब जल भुन के खाक हो गई है अब। इसमें दो चीजें हैं, देखें ऑब्वियसली क्योंकि लड़के खेल रहे हैं सामने लाइव ऑन टेलीविजन, इनको क्रिटिसाइज तो मैं भी करता हूँ कि यार अपने दम पे आके नहीं खेल रहे। आपकी एक जो पॉइंट है उसमें बिल्कुल एक चीज अच्छी है कि जब आप थोड़ा सा अगर रियलिटी चेक के ऊपर जाएं, मैनेजमेंट पे चले जाएं, या इससे पहले आप पाकिस्तान की टीम को आप देख लें, ये सारा क्यों हुआ। सेटअप सारा डिस्टर्ब तो किया गया ना 2 साल के अंदर। आपने बहुत सी चीजें कर ली कि हम ये भी कर लेते हैं, बैकअप क्रिकेट निकाल लेते हैं, पैसे भी ले लिए, सब कुछ कर दिया, पीएसएल बहुत बड़ी लेवल पे करवाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका क्रेडिट कोई नहीं आपसे ले रहा। लेकिन क्रिकेट का डिक्लाइन तो हुआ ना, T20 वनडे टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपका डिक्लाइन है इस वक्त। आपने कोचेस इस तरीके से शफल अप किए हैं, 2-3 महीने के लिए कोच आता है, फिर चेंज हो जाता है, फिर एक नया कोच आ जाता है। आप कप्तान की बात कर लें, शान मसूद की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, सबको पता है, पीएसएल में उसने अच्छा परफॉर्म किया, दैट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट, अपनी जगह है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर जो एक यंगस्टर भी खेल रहा है ना, अजान अवैस की बात करो, अब्दुल्ला की बात करें, वो यंगस्टर है, उनके ऊपर तनकीद करना बनता नहीं है। अगर आप उनको बैक एंड द माइंड की जाके आप उनसे बैठ के बात करें, मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, उस बेचारे को टेंशन पड़ी होगी, पता नहीं यार मैं इंग्लैंड सीरीज में होऊंगा नहीं होगा, क्योंकि एतमाद नहीं रहा इस सेटअप के ऊपर उनका, जो आपका सिलेक्शन कमेटी का सेटअप है। आपने सही। इतने लड़के चॉप्स एंड चेंजेस किए हैं कि आपको समझ नहीं आती किसी लड़के को। आपका हुरैरा था, आपके पास अब्दुल्ला शफीक था, आपके पास इमरान भट्ट था, आपके पास कामरान गुलाम था मिडिल ऑर्डर के अंदर, वो लड़के किधर गए हैं? जाया आप लोगों ने की है ना। एक बुरी परफॉर्मेंस होती है, आप उठा के साइड पे कर देते हैं। सही। काशिफ आपके पास अच्छा फुटे का फास्ट बॉलर था, लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, उसको एक मैच खिलाया, वो भी स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर, उसमें एक आउट करता है वो, उसके बाद आप उसको ड्रॉप कर देते हो टीम से। तो इंस्टेबिलिटी जितनी टीम में इस वक्त पाकिस्तान की हो चुकी है तीनों फॉर्मेट्स के अंदर, ये सूरत हाल आपकी बिगड़ती जाएगी, कोई अच्छी होने वाली नहीं है। सही। अवैस भाई, एक तो आपने अवैस और फजल का जिक्र किया, मेरे जहन में ये बात आती है कि एक तो आप उनको डेब्यू कराया, दोनों बच्चों ने अच्छा खेला, बट देन आपकी टीम पहला टेस्ट हार गई, प्रेशर माउंट होता है, समबडी हैज़ टू गो टू देम, टॉक टू देम कि भाई यू हैव टू गो फॉर योर नेचुरल गेम। दूसरी चीज़, आपने पेसर्स की बात की, हमारे पास नसीम आया, वो अनफिट होता रहा, वो फिटनेस के मसाइल के साथ ही आया था। आपके पास एहसानुल्लाह आया, उसकी फिटनेस के मामलात हुए, आप यू डिड नॉट टेक केयर ऑफ हिम। आई कैन नेम मैनी, दहानी है आपके पास, आपको उसके एटीट्यूड से प्रॉब्लम रहता है, जमाल है आपके पास, आपको उसके एटीट्यूड से, देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स। कहने का मकसद ये, ऐसा नहीं है आप पेसर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं प्रोड्यूस, बट यू नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम, एंड पेसर्स को ज़रूरत पड़ेगी हमेशा केयर की। देखिए आपने जो बात की है टेकिंग केयर ऑफ पेसर्स, मसला ये है कि हमारे और दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स में फ़र्क क्या है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की चले मैं बात करता हूँ। वर्कलोड मैनेजमेंट एक अल्फाज होता है ना, कि आप हर एक प्लेयर का वर्कलोड को मैनेज करते हो। यहाँ पर मसला ये है कि जो एक क्रिकेटर है वो बेचारा इतना डरा हुआ होता है, वो बात करते हुए हिचकिचाता है पाकिस्तान टीम से, कि अगर मैं उनको ये बात कर गया कि यार मेरी जो बॉडी है वो सस्टेन करती है T20 वनडे क्रिकेट को, मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता, मुझे आप इन सिर्फ 2 फॉर्मेट्स के लिए आपसे मुख्तस कर दें कि मैं इसी से भी 2 फॉर्मेट्स खेलूंगा। बात क्या होती है बैक एंड पे, अच्छा जी हमें आंखें दिखा रहे हैं तो हम बहुत बड़े प्लेयर हो चुके हैं। जो आपने बात की ना, आमिर जमाल हैं, दहानी हैं, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी मैं बात करूं कि अभी तक हम यही नहीं समझ पाए कि उनको क्या हमने टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार करना है या लिमिटेड ओवर्स के लिए तैयार करना है। लड़का लिमिटेड ओवर्स में परफॉर्म करता है, आप उठा के उसको 5 डे क्रिकेट टेस्ट मैच के अंदर डाल देते हो, जहां पर उसकी परफॉर्मेंस आज सच को इतनी अच्छी होती नहीं है। या तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर अमाउंट को रिवाइज करना पड़ेगा और टेस्ट क्रिकेट का कुछ रिवॉर्ड अलग रखना पड़ेगा, टीम अलग करनी पड़ेगी, उसका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनको रिवाइज करना पड़ेगा। तब जाके आपके पास जो यंगस्टर्स हैं वो जाके इसके अंदर एक चाह दिखाएंगे, यार मैंने खेलना है, टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के लिए बनना है। इस वक्त ये हार्श रियलिटी है, आप किसी भी यंगस्टर को उठा के पूछ लें,
वो सीधी बात करता है, वो कहता है मैंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना, मेरी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि उसको पता है T20 प्रायोरिटी है, पूरी दुनिया में लीग्स हो रही हैं, मेरा जितना टेन्योर है मैं उसमें अच्छा अपना पैसा कमा लूं, मैं अपने आप को सस्टेन कर लूं। सबसे पहले उसके ज़हन में ये बात आती है, इफ यू वांट योर टेस्ट क्रिकेट टू बी बेटर, मैंने फिर कहा कि आपको इसको रिवाइज करना पड़ना है, कॉन्ट्रैक्ट्स को उसको टोटली डिफरेंट कर दें, उनको इंसेंटिव अनाउंस करें, डोमेस्टिक में भी इंसेंटिव अनाउंस करें, तब जाके आपके पास ये लड़के आएंगे। वरना जो इस वक्त भी सूरत हाल आपकी है, यही फिर आपके लड़के चलते रहेंगे। इसके अलावा तो आपके पास बैकअप प्लेयर्स तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर कोई मौजूद नहीं है इनके अलावा, अगर आप निकाल। क्योंकि सर अब आप खुद भी खेले हुए हैं, यू आर इन द सर्किट नाउ, आप इसको अंदर से भी जानते हैं क्रिकेट को, ऊपर से भी देख रहे हैं। आपने जो सादिया ने जितने नाम लिए वो सारे वो टैलेंट थे कि जो मतलब ज़ाया हो गए। मैं अब जो नाम ले रहा हूँ ये वो अपकमिंग है जिनकी बात हो रही है। अली रज़ा, अभी हमारा अंडर 19 का द टॉल एंड लैंकी सुभान, और एक और होता था जो वापडा से खेल रहा है ज़ीशान, जिसको पेशावर ज़ल्मी ने भी लिया था, बट आई डोंट नो वेयर ही इज। And now probably we should add Hunain as well. हाँ, नहीं, हुनैन इज नॉट दैट पेसी, बट स्टिल ओके। तो जो ज़ाया हो गए, इनको भी हम ज़ाया करने जा रहे हैं मेरे ख्याल से। देखिए, आपका एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर है पाकिस्तान का, जिसको हर 2 साल या साल के बाद तो हम छेड़ते हैं, किस सेंस में उनके नाम चेंज करते रहते हैं, कभी हाई परफॉर्मेंस सेंटर, कभी नेशनल क्रिकेट अकेडमी कर देते हैं। काफ़ी अरसे से उसको हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर ज़रूर बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप रियलिटी चेक पे उसको और दुनिया के दूसरे हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स को देखें तो हम बहुत पीछे हैं अभी भी। वहाँ पर जो अपना जनरेशन की मशीन्स की बात करें, प्लेयर्स के ऊपर जो फिजिकल फिटनेस पे काम करने वाले लोग हैं, हम उनसे बहुत पीछे हैं अभी भी। हमने उस पर काम करना है। आपने जो पेस बैटरी की बात की, इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर आपके पास यंग टैलेंट है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर आप रियलिटी की बात करें तो मेरे लिए ऐसा फास्ट बॉलर आपके पास इस वक्त प्रॉपर पेस का बॉलर कोई इसमें नजर नहीं है सिवाय अली रजा के, जो प्रॉपर पेस निकालता हो, आपका 145 को कंसिस्टेंटली हिट करता हो। इससे पिछला जो पाकिस्तान सुपर लीग हुआ था उसमें लड़के थे, एक ज़ीशान भी था, आपको याद हो, जो अंडर 19 खेला था इस्लामाबाद यूनाइटेड का फास्ट बॉलर, और वो वापडा से अभी खेला आज तक आपको उसने। नहीं पता, आज तक नहीं पता आपको वो किधर है। आपने वो ज़ीशान लंबे की बात की जो पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलता था, अंडर 19 खेला है, उसकी वीडियोस वगैरह आती रहती हैं, बेचारा फिटनेस पे काम कर रहा है, नॉर्मल अपने जिम। मैं आपको बताऊं, मुझे अभी मेरे ख्याल से कराची में कोई टूर्नामेंट हो रहा था, आई मेट हिम देयर, और मैं शायकीन जो नाज़रीन है उनको दिखाऊं, आई शुक हैंड्स विद हिम एंड ही शुक माई होल बॉडी बेसिकली, वेरी स्ट्रॉन्ग लैड। मैंने उससे पूछा, ज़ीशान कब हम आपको देखेंगे ग्रीन्स में? वो बेचारा शर्मा के साइड हो गया। वो क्यों शर्मा के साइड हुआ? कुछ है इनर साइड स्टोरी आपके पास? देखिए, इनर साइड स्टोरी तो नहीं, लेकिन मसला वही मैंने कहा ना कि अंडर 9 जब हम बात करते हैं ना, टेस्ट क्रिकेट की जले भी इस वक्त बात हो रही है, जब आप अंडर 19 प्लेयर्स की बात करते हैं, पाकिस्तान टीम का जो एक बीच में गैप है ना, वो गैप नहीं दलदल है। नसीम शाह की बात मैं कोट करूंगा। नसीम शाह ने एक दिन इंटरव्यू में कहा कि मेरे ही टेन्योर में ऐसे कुछ लड़के थे जो मुझसे पहले पाकिस्तान खेल जाते, लेकिन वो कभी मुझे नजर नहीं आए, उस दलदल में गायब हो गए। हकीकत है हमारे ये भी जो अंडर 19 के लड़के हैं, इसमें 3-4 लड़कों को, चले अच्छी बात है, PSL में अपॉर्चुनिटी मिल रही, इन्हीं की बात हो रही है ना। जो अंडर 19 के बाकी जो लड़के थे जिन्होंने परफॉर्म किए, जिन्होंने जो बेंच पे बैठे हुए थे, उनका क्या कसूर है? कोई बात कर रहा है उनके बारे में? मैं भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो टीवी पे ज्यादा नजर नहीं आपको है। वो लड़के फिर गायब हो जाते हैं सिस्टम से। इस सिस्टम को कैसे बैकअप करना है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है, और खास करके उन रीजनल कोचेस का काम है। मुझे आज भी याद है कि हमारे जो एक हेड कोच थे पाकिस्तान टीम के, जो बड़े जबरदस्त हेड कोच रहे हैं, उन्होंने मुझे एक बात की कि सबसे बड़ा जो इशू है ना वैसे वो ट्रांसपेरेंसी का है। जो आपके रीजनल कोचेज और अंडर 19 के कोचेज हैं, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है हेड कोच तक। जो पाकिस्तान का एक हेड कोच बैठा है, उसकी ट्रांसपेरेंसी चाहिए ना, कौन परफॉर्म कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जब तक आप एक सेटअप को मोनेटाइजेशन के अंदर आप ऑनलाइन नहीं लेके आओगे, पूरी दुनिया के अंदर एक स्काउटिंग का अल्फाज यूज होता है, सरे है, लंकाशायर है, जो भी है, फुटबॉल चाहे क्रिकेट, उसके अंदर वो स्काउटिंग करती है कि एक प्लेयर को मॉनिटर करती है। अवैस फॉर एग्जांपल है, पूरा उनके पास साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, किस टाइम इसने परफॉर्म किया, किस क्लब के लिए भी परफॉर्म कर रहा है, भी क्या कर रहा है, बेशक स्कूल एक्टिविटीज में क्या कर रहा है। हमारे तो आज भी वो कागजी कार्रवाई है। हम लोग, सॉरी टू से, हम लोग छुट्टियों के दिन, मुहर्रम की या ईद के दिन हम मैचेस करवा देते हैं और वो रिकॉर्ड भिजवा देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि लड़के ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है। आपके सिलेक्शन कमेटी से, आप लोग भी कराची में रहते हैं, अपने ईमान से बताएं, आप तो बल्कि ग्राउंड भी घूमते हैं, सिलेक्शन कमेटी से आपने किसको कभी देखा कि वो ग्राउंड के अंदर आके बैठ ग्रेड 2 का मैच देख रहा हूँ? सोशल मीडिया पे सर जी वीडियोस बन के आ रही होती हैं कि वहाँ पर कितनी गर्मी थी, वहाँ पर ग्राउंड कंडीशन क्या थी, धूप कितनी थी, बच्चों के पास पानी अवेलेबल था या नहीं। अगर कोई हाइप वहाँ पर मौजूद हो तो ऑब्वियसली ना सिर्फ बच्चों का जायजा लेगा बल्कि उसके वहाँ की सिचुएशन भी पता होगी। अवैस भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खैर, हम हर दफ़ा मैच के बारे में की कोशिश करते हैं, लेकिन एंड में हम आखिर सिस्टम पर रुक जाती है बात, विच इज़ वेरी सैड। बट वही बात है कि जब तक सिस्टम नहीं ठीक होगा, क्रिकेट कैसे बेहतर होगी। लेते हैं ब्रेक, सी आफ्टर दिस।
वेलकम बैक। इट इज दैट पार्ट ऑफ द शो जनाब जहां हम बात करेंगे ईद उल अजहा की। और मवेशी मंडियां तो सच तो पहले ही गई थी और मुख्तलिफ जो जानवर हैं वो यहाँ लाए गए हैं जनाब। और मैं आई वाज जस्ट वाचिंग वन वीडियो, ये जो जानवर घुमाते भगाते फिराते हैं, एक ऊँट भी भाग गया है। तो ये इतनी आदत ख़राब कर दी हमने गायों ने भाग भाग के बेचारे ऊँटों ने भी देख लिया कि अच्छा आप भी भाग रहे हैं ऐसे तो भागते हैं। हम भी भाग लेते हैं। चलिए ये भागम भागी तो चलती रहती है। ज़रा मुख्तलिफ शहरों का रुख कर लिया जाए और सबसे पहले मुल्तान का रुख करते हैं। एक बैल लाया गया है जिसका वजन है 6 मन। जी आप देखना चाहते हैं, जावेद इकबाल दिखाएंगे आपको। चलते हैं अपने ब्यूरो चीफ मुल्तान की तरफ। बिल्कुल, ईद उल अज़हा करीब आते ही मुल्तान में मवेशी मंडियाँ सज चुकी हैं और मुख्तलिफ़ शहरों से जानवर जो है मवेशी मंडी में लाए जा रहे हैं। और यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ मवेशी मंडी में, और जहाँ मुख्तलिफ़ नस्ल के जानवर जो है वो लाए गए हैं और शहरियों की बड़ी तादाद भी अपने पसंद के जानवर जो है वो ख़रीदने के लिए आ रही है। मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि ये एक यहाँ पर जानवर तो बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन ये एक जानवर ख़ास तवज्जो का मरकज़ इसलिए बना हुआ है कि शेरों नाम इसका बताया जा रहा है और इसका वज़न जो है 6.5 मन से ज़ायद इसके मालिक दावा कर रहे हैं। और इनसे पूछते हैं कि इसकी क्या डिमांड है। जी बताइएगा क्या डिमांड कर रहे हैं जी, कितना वज़न है इसका? इनका 6.5 मन वजन है, 6 लाख डिमांड कर रहे हैं हम। अच्छा, क्या इसको खिला पिला के लाए हैं, कैसे तैयार किया, कितना? बेदाम खवेंदे रहे हैं, खीर पिलेंदे रहे हैं, दलिया कणक दा पेंदे रहे हैं, इनको वंडा संडा पेंदे रहे हैं, इनको इनकी खिदमत की है असां। अच्छा, तो ये कौन सी नस्ल का है? ये चोलिस्तानी है। जी आप देख रहे हैं कि ये चोलिस्तानी नस्ल के यहाँ पर जानवर जो है वो मौजूद हैं और शहरी भी यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जी बताइएगा ये जानवर जो है आपको कैसा लगा है और क्या कहना चाहेंगे, कोई अपनी आपकी हैसियत के मुताबिक, इस्तात के मुताबिक कोई जानवर मिल रहा है? जी हमने जानवर तो पसंद कर लिया है, लेकिन इसकी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, 6 लाख रुपए मांग रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हमें हमारी बजट के हिसाब से कोई जानवर मिल जाए और इंशाल्लाह देखते हैं। जानवर तो बहुत ज़्यादा हैं और उम्मीद तो काफ़ी है कि कोई जानवर मिल जाए। जी बहुत शुक्रिया। शहरी यहाँ हम देख रहे हैं कि शहरी भी मौजूद हैं, जानवर भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। चोलिस्तानी नस्ल के जानवर जो हैं यहाँ पर ख़ास तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं और जो ईद करीब आती जा रही है मुख्तलिफ़ शहरों से जानवर यहाँ पर लाए जा रहे हैं। शहरियों की भी बड़ी तादाद जो है वो मवेशी मंडियों का रुख कर रही है ताकि अपनी पसंद के जानवर खरीद करके कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया इसकी डिटेल्स के लिए। वैसे जानवर तो बहुत प्यारा था। फैसल, आपको लगा कि वो 5-6 मन का था? मैं जाऊंगा ना जब मुल्तान तो मैं खुद वेट करके देखूंगा। आई कुडंट। खैर चलो फैसलाबाद चलते हैं। गुलाम आपको क्या दस्तगीर, लग नहीं था 6? मुझे नहीं लगा ऐसा, बट यू नेवर नो, हमने कौन सा वे करके देखा था, यू नो। खैर गुलाम दस्तगीर के पास जाते हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फैसलाबाद की सूरत हाल से। हमें मवेशी मंडी में क्या सूरत हाल है, कितने महंगे जानवर हैं, आपके पास तो कोई नहीं 6 मन वाला? हाँ है कोई 6 मन वाला? फैसलाबाद में 9 मवेशी मंडियाँ कायम कर दी गई हैं और हमने देखा है कि वहाँ पर जानवर भी बड़ी तादाद में लाए जा रहे हैं। जो ईद करीब आ रही है, जो व्यापारी हैं उनकी जानब से मुख्तलिफ़ नस्लों के जानवर जो हैं छोटे और बड़े वो लाए जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखें कि बड़ी तादाद में बैल, बछड़े और इसके अलावा छोटे जानवर वो भी आ चुके हुए हैं। ख़रीदारों की आमद का सिलसिला भी चल रहा है। ख़रीदार आ रहे हैं, अपनी पसंद के जानवर को देख रहे हैं और भाव ताव किया जा रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद भी हैं, उनसे हम बात भी करते हैं, उनसे जानते हैं कि आया उनको कोई जानवर पसंद आया है कि नहीं। आपने कौन सा जानवर देखा है और क्या पसंद कर रहे हैं? तो आए हैं जी मंडी में, ये पहले ही जानवर देखा है हमने। तो अब ये है कि इधर रेट बहुत ज़्यादा है, तो अब सोच रहे हैं कि क्या करें। मतलब बच्चों को बड़ा ही पसंद है, बड़ा ही जानवर लेने आए हैं, तो रेट बहुत ज़्यादा है। व्यापारी भी कह रहा है कि हमें बहुत कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब हर चीज़ महंगी है। क्या डिमांड है और आपकी क्या कहाँ तक है रेंज? ये 7.5 मांग रहे हैं इस बछड़े का, तो हमारे ख्याल में तो ये 3.5-4 तक है मुनासिब, तकरीबन डबल ही कह लें मांग रहे हैं। तो अभी जानवर तो काफ़ी ज़्यादा है, गाहक तो इतना नहीं है ज़्यादा। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि व्यापारियों की जानब से जो है वो रेट जो मांगा गया उसमें भाव तो किया जा रहा है ताकि भाव बन जाए और अपनी पसंद का जानवर वो ख़रीद कर ले जाए। जी पता नहीं क्यों लोग मंडी आगे खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसरदा हैं, पता नहीं क्यों एक्साइटमेंट है। साथ ही आप
बचपन में कभी गई हैं? नहीं, मैं बड़े होकर भी गई। बड़े होकर भी गई? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि बचपन खत्म कहाँ हुआ है आपका। थैंक यू यार, थैंक यू यार, आपने ये बोल दिया ना, इससे मुझे बहुत खुशी मिली। है ना? हाँ, आई हैव, बट व्हाट इज द क्वेश्चन हुई है? क्वेश्चन ये है कि एक एक्साइटमेंट लेवल होता था ना कराची में, तो भाई हम ऐसे करते थे कि वो गाड़ियाँ उस वक्त, जिस वक्त सोराब गोड पे मंडी लगा करती थी बैक इन 20 ईयर्स बैक, तो वहाँ से पूरा मोहल्ला चढ़ के उस पे जाए, फिर गए, पूरी रात वहाँ पे स्टे करें। खैर, लेकिन अब तो बहुत सारी सहूलियात आ गई गलियों हैं। में इसका मुझे गलियों में भी वो रौनक नहीं नजर नजर आई आई, अब तक। लेकिन अच्छा ये है कि अगर उसके लिए कुछ और ऑल्टरनेटिव्स लोगों ने कर दिए, गर्मी की वजह से लोग अपने जानवर को इतना घुमा फिरा नहीं रहे हैं, तो भाई अच्छा है अगर आपको अकल आ गई है, क्योंकि इतनी गर्मी है, उस पर आप झुमगट्टा बनाकर जानवर के ऊपर खड़े हो जाते हैं, जानवर परेशान हो जाता है, रस्सी तोड़ा के भाग जाता है, फिर आप वीडियोस हम डिस्कस करते हैं, गैर जो रस्मी और गैर हतमी नतीजे हैं हम आपको दिखाते हैं। फिर एनीवेज चले जी, घोटकी चलते हैं, जहां कंदकोट में जनूबी एशिया का लंबाई के लिहाज से सबसे बड़ा पुल तामीर हुआ था, फिर वो तामीर हुआ और उसके बाद वो गिर गया, तो क्या हुआ फैसल? भाई वो ये जो इसकी तामीर से होना क्या था, सिंध पंजाब बलूचिस्तान के इलाकों का जो तवील सफ़र है वो उसने जल्द तय होना था, ताहम ये इतना नाकिस मटेरियल था कि ये पुल का जो बनाया गया था गार्डर, वो गिर गया है, पिलर्स गिरने की वीडियो सामने आई है। अब ये हुआ क्या है, बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे बरकत बलोच से। बरकत, ज़रा बताएं क्या सिचुएशन है? कुछ अर्सा कबल इस पुल की तामीर के दौरान एक गार्डर भी गिर चुका था, तो इस गार्डर गिरने के वाक़े के हवाले से मीडिया पर खबरें नशर हुई और सोशल मीडिया पर भी खबरें जो हैं वो गर्दिश करती रहीं। तो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से इसकी तरदीद की गई है कि तामीर के दौरान इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रोनमा होते हैं, लेकिन ये पुल ऑडिट के बाद, तामीर के बाद, चेक एंड बैलेंस के बाद ही इसको शुरू किया जाएगा और ये तामीर का जो मरहला है वो तेज़ी से जारी है। इस पुल के हवाले से अगर इसके काम के दौरान बात करें तो सिंध गवर्नमेंट का ये भी कहना है उनके नुमाइंदों का कि जो नुकसान हुआ था गार्डर गिरने से वो थर्ड पार्टी का हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर का हुआ था, लेकिन जो सरकारी रकम है उसका नहीं हुआ था। ताहम घोटकी कंदकोट पुल की जो तामीर है वो तेज़ी से जारी है। ये बीच कच्चे का इलाका है, दरिया का इलाका है और आप मेरे अकम में दरियाई बहाव भी दे सकते हैं। इसके दौरान भी घोटकी कंदकोट पुल का जो काम है वो जारी है। तवक्का की जा रही है कि ये पुल जो है 2028 या 27 तक कंप्लीट होकर ये जो है इस्तेमाल में लाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इसकी डिटेल्स देने के लिए। वी रियली होप कि ये पुल दोबारा बन जाए और अब किसी नाकिस मटेरियल से ना बने। और कितना अहम है ये, क्योंकि नीचे दरियाई बहाव है, तो उसके अगर पुल आ जाए तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी कि ये पुल पहले बनता है या फिर रेड लाइन। चलें, खैर, अमेरिका की एक बड़ी फ़िज़ाई कंपनी को हादसा पेश आया है और 2 अमेरिकी फाइटर जेट्स तबाह हुए हैं। एक एयर शो के दौरान अमेरिकी नेवी के 2 जंगी तैयारे फ़िज़ा में एक दूसरे से टकराए और उसके बाद तबाह या अगर आप ये पूरी वीडियो देखें तो देख सकेंगे आपके किस तरह से यूएस नेवी के ये 2 जेट्स थे और आइडाहो के अंदर ये शो हो रहा है यूएस का, और इसमें हुआ ये कि पिछला जो तैयारा है वो अगले तैयारे के साथ टकरा गया। खुशकिस्मती से दोनों जो फाइटर जेट के पायलट थे वो अपने आप को इजेक्ट करने में इसमें से कामयाब हो गए। ये प्लेन्स तो तबाह हो गए लेकिन उनकी जानें बच गई और ये हुआ है एयर शो के दौरान। आइडाहो में ये हो रहा था यूएस नेवी का एयर शो। वेल, हाउ हॉरिफाइंग इट इज। बोथ वर 2 सीटर्स, इसीलिए हम 4 जो ये देखिए 4 छाते हैं, पैराशूट्स देख रहे हैं हम उसमें खुलता हुआ देखते हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग। और अमेरिकी तैयारों के गिरने का सिलसिला जो है वो उधर ईरान भी गिरा रहा था और यहाँ भी गिर गए। सो और इनके एयर शोज में भी इनके प्लेन्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो आपको क्या हो गया यूएसए, आप कहाँ पर इंडिया की डगर पर चलना शुरू हो गए हैं? यू नो यू गॉट ऑल द बेस्ट फाइटर जेट्स, व्हाट्स हैपनिंग देयर? वेल, अच्छी बात यह है कि गए और यू नो जानी नुकसान ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट देन इट रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन कि आपकी किस तरह की ट्रेनिंग हो रही है। और वही वाली बात है जैसे हमारी आर्मी हमेशा ये कहती है कि इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन, नॉट द मशीन। ओके सादिया, बचपन में स्कूल्स में, एक बार फिर बचपन का जिक्र हो गया, तो स्कूल्स में हमें एक दिन ऐसा आता था जब हम म्यूजियम लेके जाया जाता था। हाँ, कुछ बच्चों के लिए इट वॉज अ बोरिंग डे, म्यूजियम में हम क्या करेंगे, लेकिन ये क्यों है अहम, हम आपको बताते हैं। क्योंकि दुनिया भर में अजायब घरों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और तारीखी नवादरात देखने का मौका सिर्फ ये फराहम नहीं करती है, तहजीब, सकाफत, इल्म, इंसानी तारीख से जुड़ने का आलमी पैगाम भी है। और अक़वाम आलम में अजायब घर कौमों की पहचान, तारीख़ी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और नई नस्ल को माजी से रोशनास कराने में बुनियादी किरदार अदा करता है। एक्चुअली इस साल आलमी यौम अजायब घर का मौजू है अजायब घर एक मुनक़सिम दुनिया को जोड़ने का जरिया है।
लेकिन जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि एक मुनक़सिम दुनिया को जोड़ने का ये ज़रिया है, अभी जो जंगें चल रही हैं, लेबनान में इतनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उनको तोड़ा जा रहा है, कई म्यूज़ियम को नुकसान पहुँचाया गया है, ईरान में भी इस तरह से हो रहा है। तो जब हम इस तरह की चीज़ें होते हुए देखते हैं, जहाँ पर इस तरह के मॉन्यूमेंट्स को, ख़ासतौर पर इस तरह के म्यूज़ियम्स को नुकसान पहुँचाया जा रहा होता है, तो आप एक हिस्ट्री का चैप्टर भी क्लोज कर रहे होते हैं, जहां बच्चे जाते हैं, नौजवान जाते हैं, क्वेश्चन रेज करते हैं, जानते हैं कि इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, फिर जाके हिस्ट्री का वो बाब खोलते हैं और उसको अंडरस्टैंड। दुनिया भर में ऐसे बड़े ज़बरदस्त म्यूज़ियम है, जिसमें फ्रांस का लुआ म्यूज़ियम है जहाँ मोनालिसा महफूज हैं, बरतानिया का ब्रिटिश म्यूज़ियम जहाँ इंसानी तहजीब के हज़ारों साल नवादरात मौजूद हैं, अमेरिका का मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम जहाँ जो आर्ट और सकाफ़त का मरकज़ है, रूस का हेरिटेज म्यूज़ियम। तो ये वो तमाम तर म्यूज़ियम्स हैं। और इस सारे मामले में सादिया, ये जब हम अपनी बात करते हैं, इजिप्ट तो मतलब इट्स अ ड्रीम, इजिप्ट तो बताते खुद एक बहुत बड़ा म्यूजियम है अपने आप में। बट जब हम अपनी पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेहरगढ़ सिविलाइजेशन, इतनी सारी। और सिचुएशन ये है कि यहाँ पे अगर आप जाएं तो यहीं थोड़ा सा आगे आपको जब हम जाते हैं, जिसको माजी में दीबल पोर्ट कहा जाता था, जहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम ने लैंड किया था, तो वहाँ की जो सिचुएशन है, हमारे म्यूजियम्स की जो सिचुएशन है, वो इतनी अच्छी क्यों नहीं है? दैट्स अ क्वेश्चन। बात कर ही रहे हैं तो हमारे शहर को भी तो म्यूजियम ही बना दिया है। रात के बाद चीज़ें मुख्तलिफ निकल रही होती हैं। म्यूजियम्स है, क्विकली विल टेक अ ब्रेक। लेकिन पाकिस्तान में जो म्यूजियम्स हैं, वहाँ पर अच्छे एक्सप्लेनर्स भी मौजूद नहीं है, वो लोग जो हिस्ट्री से आपको कनेक्ट करें ताकि लोग बोर ना हो। लेते हैं एक ब्रेक, आएंगे बात। ईद कुर्बान नाम ही कुर्बानी और ईसार का है। और यो कहते हैं ना कि खुदा ताला को वो गोश्त या खून नहीं पहुंचता, बल्कि वो आपकी विल पहुंचती है, वो आपकी मंशा पहुंचती है, वो आपकी नीयत पहुंचती है कि जिस नीयत से आप कुर्बानी कर रहे हैं। तो अलखिदमत फाउंडेशन जो है, इस ईद उल अज़हा जो है, पाकिस्तान से गज़ा तक खिदमत, कुर्बानी और इंसानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल काम करने जा रही है। और 2 अरब से ज़ायद मालियत के कुर्बानी मनसूबे के तहत लाखों मुस्तहिक़ ख़ानदानों तक ये गोश्त पहुँचाया जाएगा। ये इतनी ही खूबसूरत बात है कि पाकिस्तान, गज़ा, मिस्र, लबनान और बैतुल मक़दस में इज्तिमाई कुर्बानी के ज़रिए न सिर्फ ज़रूरतमंदों की मदद की जाएगी, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के साथ अमली यकजहती का पैगाम भी दिया जाएगा। मैं जल्दी से अपने मौज़ूद मेहमान, जो कि इससे पहले भी हमारा हिस्सा बन चुके हैं शो का, डॉक्टर साकिब अंसारी साहब, डायरेक्टर अलखिदमत कराची, हमारे साथ मौजूद हैं। इट्स अ प्लेजर डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। और बहुत शुक्रिया आपका। गज़ा में ये चीज़ आप लोग करने जा रहे हैं, तो ये सबसे अहम बात हुई है। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि इसका प्रोसीजर क्या होगा? कुर्बानी वहीं होगी, यहाँ से होगी, किस तरीके से तमाम तर चीज़ें होंगी? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बोल कर के इस अहम मौजू के ऊपर आपने, और बहुत सही टाइम के ऊपर, क्योंकि लोग अब जहन बना रहे हैं कि उनको कुर्बानियाँ करनी है। और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में रहने वाले बेशुमार लोग, बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले लोग जो कि इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको अपना जहन बनाने का मौका मिलेगा। आपको मालूम है कि अलखिदमत की एक हिस्ट्री है 50 साल से ज़्यादा की, जो फलाही सरगर्मियों में इन्वॉल्व है और ख़ास तौर पे ये कुर्बानी और फ़ी सबिल्लाह कुर्बानी और कुर्बानी की खालें, ये काम करते हुए हमें 50 साल से ज़्यादा हो गया। और इससे हासिल होने वाली रकूम को हम फलाही कामों में इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बढ़कर गोश्त जो कि इन महीनों में मिलता है, तो एज ए हेमेटोलॉजिस्ट, एज ए ब्लड डिजीज़ डॉक्टर, हम ये कहते हैं कि इतना काफ़ी आपको B12 और फोलेट मिल जाता है कि पाकिस्तान में ख़वातीन बच्चों को B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। अगर गरीब आदमी तक, मुस्तहिक तक, जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, वो गोश्त पहुँच जाए। तो इस प्रोसेस को सिक्योर करने के लिए, सेव करने के लिए, साइंटिफिक करने के लिए और मोस्ट अप्रोप्रिएट एक आम आदमी तक बहुत, जिसको उर्दू में कहेंगे कि बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में पहुंचा देने तक के प्रोसेस के ऊपर मलका हासिल है अलखिदमत को, और 50 साल से ज़्यादा की ऑर्गेनाइजेशन और उसके तहत। तो हमारा प्लान ये भाई कि कोई 2 अरब 30 करोड़ 50 लाख के 13,000 जानवर कुर्बान किए जाएंगे, और ये 3 जगहों पे होंगे। सबसे खूबसूरत बात यह है कि छोटे जानवर, बकरे, दुम्बे, ये तो गज़ा के अंदर भी अलखिदमत के वॉलंटियर्स और अलखिदमत के वर्कर्स खुद अपने हाथ से गज़ा के लोगों में रह के ये कुर्बानियाँ करेंगे, और उनको वहीं पे उसका गोश्त
जूं का तूं तकसीम कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद मिस्र में जो हमारे वर्कर्स और हमारे ऑफिस और हमारा जो पूरा सेटअप मौजूद है, वहाँ पे कुर्बानी करके उसको इमीडिएटली फ्रीज करके और इस कंडीशन में कि ईटेबल कंडीशन में, यानी उसको खुसूसी मशीनों से निकाल के काट के और उसको उस तरह से पैक कर दिया जाएगा कि 1 हफ़्ते के अंदर हमारा टारगेट है या हमारा SOP है कि हमें गज़ा में उसको पहुँचाना है। अल्लाह ताला उनके जो हमारे रास्ते में रुकावटें हैं इंशाल्लाह उसको दूर करे और मुस्तहक आदि गोश्त पहुँच जाए। और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, पाकिस्तान में भी कुर्बानी होती हैं और बहुत बड़ी तादाद में फ़ी सबिल्लाह कुर्बानी कच्ची आबादियों में, गांव देहातों में पहुंचाई जाती है, मगर एक सिग्निफिकेंट जो एक अरब से ऊपर का बजट है फ़लस्तीन का, वो पाकिस्तान से भी कुर्बानी करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके हम इसको इंशाल्लाह पहुंचाएंगे फ़लस्तीन तक और उसके सबब में जो लोग मौजूद हैं। सही। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपका नेटवर्क मुख्तलिफ ममालिक में किस तरह से काम कर रहा है, कितना फैलाव है इसका और किस तरह से आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल बना रहे हैं लोगों के लिए? जी देखिए, अलखिदमत जो है वो जहाँ पे भी जो रेड क्रिसेंट होता है, पाकिस्तान एम्बेसी होती है, इनके साथ मिलके काम करता है। अलखिदमत अपने ही लोगों को वहाँ हायर कर लेते हैं, जो वहाँ के कुछ 1-2 ज़िम्मेदार यहाँ से चले जाते हैं, 10-20 लोग वहाँ के हायर करके वहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। वी वांट टू मेक इट मोर कॉस्ट इफेक्टिव। हम अननेसेसरी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मूवमेंट करके, और जो एक मशहूर है कि जी हमें 15 दिन और महीने वाले वॉलंटियर्स नहीं चाहिए भाई, उनके आने जाने खाने पीने में हम वो पैसा नहीं खर्च करेंगे। अलखिदमत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपका दिया हुआ मैक्सिमम पैसा जो है वो मुस्तहक तक पहुंच रहा है, क्योंकि जो टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स हैं दे आर नॉट टेकिंग एनी सैलरी ऑफ इट। अब जैसे हमारे पाकिस्तान अलखिदमत के जो चीफ़ हैं हमारे, वो हैं डॉक्टर हफीज़ साहब। डॉक्टर हफीज़ साहब जो है प्रेसिडेंट हैं पूरे पाकिस्तान अलखिदमत के। और डॉक्टर हफीज़ साहब ही इज़ एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ मेडिकल कॉलेज, ही इज़ प्रोफेसर ऑफ एप्थोमोलॉजी, ही इज़ ए प्रोफेसर ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन, ही इज़ वन ऑफ द आई स्पेशलिस्ट इन द कंट्री एंड ही इज़ रिकॉग्नाइज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये वर्ड इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है अरब ममालिक में, ये अफ्रीकी अरब ममालिक में फलाही काम। और अब जिस दिन से ये वाक़या हुआ है गुज़श्ता 3 साल से, चाहे वो छोटी ईद हो, चाहे बड़ी ईद हो, चाहे ईद उल अज़हा हो, चाहे ईद उल फितर हो, वो उन फ़लस्तीनी बच्चों और फैमिलीज़ के साथ मिस्र में उसको मनाते हैं। और इस साल भी वो कुर्बानियाँ अपनी निगरानी में कराएंगे मिस्र में, और ख़ुद वहाँ खड़े होकर ये सारा काम करेंगे। तो जो एक डोनर है उसका एतमाद कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है कि जब हम ये उर्दू बाज़ार में और ये कराची सदर में भी हफ्ता कुतुब के लिए पैसे जमा करते थे झोली फैला के दुकानों पे, तो सबसे पहले हमें कहा जाता था कि अपनी जेब से पैसे डालो और फिर देखना जब तुम शाम को फारिग हो गए पैसे जमा करके, या जब हम ईदी साहब के साथ भी निकलते रहे तो यही हमारा हम देखते थे कि पहले अपना पैसा डालो, झोली फैलाओ, और फिर माशाल्लाह से बरकत होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका प्रोसीजर है कि हमारे वॉलंटियर्स जो हैं हम जो यहाँ से जाते हैं वो वहीं पे फिक्स हो जाते हैं, फिर वहाँ की रेड क्रिसेंट और उसके सेंट और उसके साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ है कि गर्मी बहुत है इस बार, और कई इंसिडेंट्स हम देख चुके हैं कि जानवर जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं करते, कुछ तो मर भी गए। अलखिदमत किस तरह मेक श्योर करता है, क्या सेटअप होता है आप लोगों का कि एक तो गर्मी हो गई, फिर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो लोग एक्सपर्ट हैं उनको पता है जानवरों में बीमारी आ जाती है, कोई मुंह खुर की बीमारी आ जाती है, इन सबको टैकल कैसे किया जाता है इतने बड़े लेवल पे? जी हाँ, पहले से वर्किंग शुरू जाती है 6-8 महीने पहले से, बल्कि इसको 6-8 महीने से पहले से नहीं, बस जैसे ये कुर्बानी हो जाएगी ख़त्म, अगले साल के लिए लोग निकल जाएंगे, बच्चे पालना हो उसकी एज के हिसाब से कि जब उस काबिल हो जाती है कुर्बानी के लिए, उन लोगों को सुपरवाइज़ करना, उनको फ़ंड करना, उनको फाइनेंस करना। और ये बहुत खूबसूरत एक अमल है जो पूरे मुल्क में होता है कि जी जो माइक्रो फाइनेंस और जो ग्रोथ है लाइव स्टॉक की, और उससे जितने लोगों का, लाखों पाकिस्तानियों का रोज़गार वाबस्ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनकी मेडिकेशन करना, उनको क्लीन एंड नीट एनवायरनमेंट में पोस्ट सैक्रिफाइशियल हाइजीन जिक्र कर दिया। अब उसके ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ तक तो बात हो गई कि जी जो हम वहाँ तक पहुँचते हैं कि अल्लाह ताला महफूज रखे और हमारे जानवरों को कोई बीमारी और कोई उससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जो हमारे स्लॉटर हाउस हैं, आप कराची के स्लॉटर हाउस जाएंगे, लाहौर के स्लॉटर हाउस जाएंगे, जो हम हायर करते हैं, दे आर द टॉप मोस्ट प्रोफेशनल स्लॉटर हाउस, दुनिया के बेहतरीन स्लॉटर हाउस हैं, जहाँ से गोश्त 12 महीने बन के, कट के, निकल के, पैक होके मुल्क से बाहर जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, या मुल्क भर में तहसील होता है। सो वो कोल्ड चेन मेंटेन करना, उसको थ्रू आउट स्लॉटर हाउस से निकल के उन मशीनों में, उन ट्रकों में उसको रखना कि जिसमें रख के आप उसको लेके जाते हैं और फिर उसको वहाँ तक लाइट आखिर तक। सो ऑल SOPs आर इन प्लेस।
सब SOPs स्टेप वाइज फॉलो होते हैं और यही वो वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह एट दिस मोमेंट अलखदमत को मुल्क में सबसे ज़्यादा पजीराई हासिल है और चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस WHO हों तो वो अलखदमत के साथ काम करना चाहते हैं। काम कर रहे हैं इन्हीं दुआओं के साथ कि आपको डोनेशंस मिलती रहे, आप लोगों का एतमाद हासिल करते रहें, दुनिया भर में जितने भी मुस्तहिक हैं उनकी मदद करते रहें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आए, आपने हमें एक्सप्लेन किया इस हवाले से। और इसके साथ ही हमारे शो का वक्त हो गया है खत्म। मुलाकात होगी आपसे कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।